अस्सलामुअलैकुम। आज का जो टॉपिक है उसके बारे में हमें बात करनी है। उसको हम हेड ट्रॉमा कहते हैं, न्यूरो ट्रॉमा कहते हैं, ये ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी भी कह सकते हैं। तो बेसिकली जो ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी होती है हमारे पास, वो रेफर करती है इटसेल्फ और या कॉम्बिनेशन में है। अगर ब्रेन की इंजरी, स्कल का फ्रैक्चर, एक्स्ट्रा पेरेन्काइमल हेमरेज हो गया है, एपिड्यूरल सबड्यूरल सबरेक्नोइड हेमरेज है, या ब्रेन का इटसेल्फ हेमरेज है, तो उन सब चीजों को हम ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी में लेते हैं। ठीक है। इसके अलावा हम क्लासिफाई करते हैं ब्रेन की इंजरी को डिफरेंट तरह से, जिसमें हम उसको पेनिट्रेटिंग और ओपन इंजरी भी कहते हैं, क्लोज इंजरी भी कहते हैं। जो पेनिट्रेटिंग और ओपन ब्रेन इंजरी होती है उसमें जो है वो ब्रेन इंजरी जो है वो डायरेक्ट पेनिट्रेट करती है विद इन द स्कल और डैमेज करती है ब्रेन को। और जो आउटर लेयर होती हैं उनको भी ब्रीच कर जाती है, और यहाँ पे जब ब्रूज होता है, स्वेलिंग होती है, तो इन्फेक्शन का चांसेस इंक्रीज कर जाता है। और इसमें एडिमा नहीं होता ऐसा, क्योंकि मतलब फ्लूइड अकोमुलेट नहीं होता, क्योंकि ये ओपन ब्रेन इंजरी होती है, तो प्रेशर रिलीज करने के लिए जो है वो प्लेसेस अवेलेबल होती हैं। नेक्स्ट इज क्लोज्ड हेड इंजरी। ये वर्स्ट होती है क्योंकि इसमें ये क्लोज्ड होती है और बेसिकली जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो इंक्रीज करना शुरू हो जाता है। ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड प्रेशर इंक्रीज करना शुरू हो जाता है। बैकवर्ड रैपिड फॉरवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट होती है ब्रेन की विद इन द स्कल। स्कल को ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन जो उसके अंदर ब्रेन होता है उसकी जो है वो मूवमेंट होती है बैक एंड फोर्थ। लेकिन जो पेनिट्रेटिंग है और ओपन ब्रेन इंजरी है उसमें जो है जहाँ पे हिट किया है फ्रंट पे या बैक पे, सिर्फ वहां पे जो है वो ब्रूज हो सकता है। ठीक है। इफेक्ट हो सकता है, इंजरी हो सकती है। लेकिन जो क्लोज्ड हेड इंजरी होती है उसमें ब्रेन की विद इन द स्कल जो है वो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होती है, जिसकी वजह से ब्रूज होता है, स्वेलिंग होती है, ब्लीडिंग होती है। और ये ज्यादा वर्स्ट होता है क्योंकि इसमें प्रेशर इंक्रीज करता है और डीमा के भी चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि प्रेशर रिलीज करने के लिए और फ्लूइड रिलीज करने के लिए कोई ऐसा ओपन स्पेस अवेलेबल नहीं होती। अच्छा, एटियोलॉजीज की बात करें तो डिफरेंट एज ग्रुप में डिफरेंट एटियोलॉजीज हैं। अगर मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स हैं, स्पोर्ट्स इंजरीज हैं, असोल्ट्स हैं, बाइसाइकिल एक्सीडेंट हैं, फिजिकल अब्यूज है, और इसके अलावा जो है वो फॉल्स हैं, एक्सीडेंट है, किसी के साथ आपका ब्रेन स्कल जो है हिट किया है किसी जगह के साथ। इसके अलावा शेकन बेबी सिंड्रोम है। शेकन बेबी सिंड्रोम जो है वो अक्सर लोग जो है वो बेबी को शेक करते हैं, जो न्यूनेट्स होते हैं, जो इन्फेंट्स होते हैं, तो जो उनका ब्रेन है उनको क्लोज इंजरी हो सकती है, क्योंकि जो उनका ब्रेन है वो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करता है। और एक और बात कि उनका जो अडोलेसेंट्स होते हैं या चिल्ड्रन होते हैं या बेबीज होते हैं, उनका जो ब्रेन है वो डेवलपिंग फेज में होता है, फुली डेवलप भी नहीं होता, तो उसको इंजर्ड होने के चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब पैथोफिजियो की बात करें तो 3 टाइप्स में ना कैटेगराइज किया जाता है ब्रेन इंजरी को। एक हम कहते हैं कॉन्कशन, कॉन्ट्यूशन एंड डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी। जो हमारे पास कंकशन होती है ये अफेक्ट करती है नॉर्मल ब्रेन फंक्शन को। अगर आपने कोई भी फोर्सफुल ब्लो किया है, आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वो होता है जो कि एट द साइट ऑफ कांटेक्ट होता है। ठीक है। मतलब अगर आपने किसी वॉल के साथ हिट किया है तो जो आपका फोरहेड वाला पार्ट है वो पार्ट जो है स्कल का वो इफेक्ट होगा, या अगर आपने बैक कहीं गिरे हो जमीन पे तो जो आपका बैक साइड है ब्रेन स्कल की वो हिट करती है। ठीक है। तो ये होती है हमारे पास डायरेक्ट। जो इनडायरेक्ट होती है उसमें जो है स्कल पे अगर हिट करता है तो विद इन स्कल जो है वो ब्रेन इफेक्ट होता है, जैसे मैंने आपको ओपन और क्लोज में बताया है। ठीक है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी उसी को रेफर करता है। ये किसी भी फॉल्स की वजह से हो सकता है, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट की वजह से हो सकता है, फिजिकल अब्यूज हो सकता है। ठीक है। अब जब मूवमेंट होती है ब्रेन की तो वो ट्रांसलेशनल होती है या रोटेशनल होती है या एंगुलर होती है। जो रोटेशनल और एंगुलर होती है ये जो ब्रेन होता है वो ट्विस्ट कर जाता है अराउंड ब्रेन स्टेम। ठीक है। तो जो भी स्ट्रक्चर डैमेज, जो भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं ब्रेन स्टेम में, ब्रेन में और इर्द गिर्द
जो प्रेजेंट होते हैं वो सारे जो हैं उनके स्ट्रक्चर जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होती है। इसके अलावा जो कंकशन है वो फंक्शनल इंजरी है रादर देन स्ट्रक्चरल इंजरी। तो जब स्ट्रक्चरल इंजरी नहीं होती, तो जब हम उनका एमआरआई करते हैं, स्कैन करते हैं ब्रेन का, तो उसके ऊपर ऐसे कोई इफेक्ट नजर नहीं आ रहा होता कि कोई भी इंजरी है। बेशक जो है वो लार्ज पार्ट ऑफ ब्रेन जो है वो इफेक्ट हुआ हो, लेकिन वो माइक्रो लेवल पे होता है और वो आपको नजर नहीं आता, ठीक है। आपको स्कैन के ऊपर सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है। इसके अलावा जब भी कभी आप किसी चीज से ब्लो करता है हेड या स्कल, तो शॉक वेव जो है वो ट्रांसफर होती है, डिफ्यूज होती है विद इन द ब्रेन टिश्यू, और वो क्या करती हैं, वो पॉसिबली शेयर कर देती है न्यूरॉन की मेम्ब्रेन को, एक्सॉन्स की मेम्ब्रेन को, और जिसकी वजह से वो जो न्यूरॉन्स है वो डाई होना शुरू हो जाती हैं। इसकी वजह से जो भी हमारे एक्सॉन्स का फंक्शन होता है कि उन्होंने मैसेज को ट्रांसमिशन करनी है, एक्शन पोटेंशियल करना है, आयन जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं ड्यू टू द फोर्सफुल ब्लो, और आयन के इम्बैलेंस होने की वजह से जो है वो एक्शन पोटेंशियल ठीक तरह से नहीं होता, और जो है वो मैसेज ठीक से ट्रांसफर नहीं होता, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट चीज होती है एनर्जी क्राइसिस हो जाता है। क्यों? क्योंकि ब्लड लॉस हो जाता है, ब्लड लॉस होने की वजह से सेलुलर फंक्शन इम्पेयर हो जाता है और आपके एनर्जी क्राइसिस स्टार्ट हो जाते हैं ब्रेन में। जो नेक्स्ट चीज है वो है कॉन्ट्यूशन। कॉन्ट्यूशन जो है वो बेसिकली डैमेज होता है कैपिलरीज का, ब्लीडिंग होती है, स्वेलिंग होती है, और ये आप जो है विजिबल होती है ब्रूजेस ऑन ब्रेन। तो आप जो है वो इनको जो है वो ब्रेन स्कैन के ऊपर जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। ये किसी भी हेड इंजरी और सर्जरी या ट्रॉमा की वजह से हो सकता है। इसमें जो है इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर जाता है, और इस्कीमिया कोज होता है। इस्कीमिया कोज होने की वजह से हर्निएशन होता है। हर्निएशन होता है कि जो ब्रेन है वो अपनी जगह से डिस्प्लेस कर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी। जो डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी होती है वो हमारे पास बेसिकली जो हेड की वेलोसिटी है उसकी चेंजिंग की वजह से हो रही होती है। एक्सोन जो है वो शेयर कर जाते हैं, उनकी जो रोटेशनल एक्सेलरेशन होती है ब्रेन की वो डिस्टर्ब हो जाती है। और उसके अलावा जो है ब्रेन जो ऑब्वियसली हमारे पास कॉर्पस कैलोसम जो भी वहाँ पे प्रेजेंट होता है, ब्रेन स्टेम का पोर्शन इफेक्ट होता है, हेमिस्फेयर्स इफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास स्कल फ्रैक्चर्स होते हैं वो हम उनको कहते हैं कॉम्बिनेशन और डिस्प्लेसमेंट। कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन बेसिकली होती है कि आप किसी चीज का अपने फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाना, जैसे कि आपकी बोन की भी अगर स्प्लिटरिंग हो रही है, बोन फ्रैक्चर हो रहा है, तो भी सेम जो स्कल है या ब्रेन है उसकी भी कॉम्बिनेशन होती है, जिसमें वो अपने फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। एक हमारे पास होती है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि ब्रेन जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेस कर जाता है, जैसे हमने क्लोज हेड इंजरी में पढ़ा है या हमने कंकशन में पढ़ा है। इसके अलावा ओपन क्लोज होती है। ओपन क्लोज मैंने आपको बता दिया है क्या होता है। इसके अलावा अगर एपिड्यूरल सबड्यूरल ह्यूमेटोमास होते हैं उनको हम करेक्ट कर सकते हैं सर्जिकल इंटरवेंशन से, लेकिन जो वॉल्यूम होता है इन दीज लीजन वो डिस्प्लेस कर देता है ब्रेन को और एक्सोन को अपनी जगह से, और जिसकी वजह से इंजरी और स्वेलिंग होती है। और जब वो लीजन लार्ज इनफ हो जाते हैं तो वो हर्निएशन कॉज करते हैं, और फिर जो है वेरियस ओपनिंग ऑफ स्कल बेस पे जो कंटेंट है वो रिलीज हो रहे होते हैं। ईयर से रिलीज हो रहा होता है, नेक से जो है वो फ्लूइड रिलीज हो रहा होता है, और जो कंसिक्वेंट कंप्रेशन होती है और इस्कीमिया होता है वाइटल ब्रेन का, वो भी लीड करता है आपका डेथ की तरफ, ठीक है। अब अगर हम इसकी मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी की बात करें, तो जो मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी के गोल होते हैं सर्टेन, वो होती है कि प्रिवेंट करनी है हाइपर कैटाबोलिज्म, और आपने हाइपर मेटाबॉलिज्म को देखना होता है। क्यों? क्योंकि ब्लीडिंग होने की वजह से, हाइपर कैटाबोलिज्म होने की वजह से जो प्रोटीन डिग्रेडेशन है, जो नाइट्रोजन साइकिल बैलेंस है वो जो है वो डिस्टर्ब हुआ होता है। यूरिनरी यूरिया एक्सक्रीशन इंक्रीज कर जाती है। नॉर्मल अगर इंडिविजुअल में 3 to 5 ग्राम नाइट्रोजन पर डे रिलीज एक्सक्रीट होती है,
लेकिन जिनको हेड इंजरी होती है उनमें 14 to 25 ग्राम पर डे जो है वो नाइट्रोजन रिलीज हो रही होती है, बॉडी से सिक्रीट हो रही होती है, एक्सक्रीट हो रही होती है, सॉरी। तो जब आपका इतना ज्यादा नाइट्रोजन लॉस हो रहा होता है और आपका इनटेक भी डिक्रीज है, तो वो नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो फिर आपको उसको ओवरकम करने के लिए आपको जो है वो प्रोटीन इनटेक इंक्रीज करना पड़ता है। तो जब आप प्रोटीन इनटेक इंक्रीज करते हो तो आपको ऑटोमेटिकली एक तो हाइपर मेटाबॉलिज्म वजह है कि आपको एनर्जी एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ होता है। दूसरा, अगर आपने प्रोटीन की बायोअवेलेबिलिटी करनी होती है, तो जब आप प्रोटीन इंक्रीज करते हो तो आपको एनर्जी भी इंक्रीज करनी पड़ती है। ये रीनल पेशेंट्स में भी होता है, ठीक है, स्टडीज ये कहती हैं। तो हाइपर मेटाबॉलिज्म जो है वो आपका इंक्रीज कर देता है एनर्जी एक्सपेंडिचर। तो आप जो है वो एक ग्लासगो कोमा स्केल होता है, ठीक है। ग्लासगो कोमा स्केल जो है वो बेसिकली डिटरमिन करता है कि कितनी इंडिविजुअल जो है वो कॉन्शियस हालत में है, कितना वो रिस्पॉन्सिव है। उसकी बेस पे जो है वो आप उनकी एनर्जी कैलकुलेशन डिसाइड करते हो या इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री करते हो। तो आप जो है वो 100 to 140% जो है वो इन्हें रिप्लेस कर देते हो, ठीक है, इंक्रीज कर देते हो एनर्जी इनटेक को, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई ऐसी मेडिकेशन ले रहे हो जैसे बारब्यूटेरेट्स हैं, तो वो आपका मेटा एनर्जी एक्सपेंडिचर जो है वो डिक्रीज कर देते हैं। तो फिर आपको 100% अप्रोक्सीमेटली इतनी ही एक्स्ट्रा कैलोरीज देनी होती है। तो जब इस तरह के पेशेंट होते हैं उनमें फिर आप रिस्ट्रिक्ट नहीं करते, आप उनको न्यूट्रिशनल सपोर्ट की तरफ ले जाते हो, एंट्रल देते हो, पैरेंट्रल देते हो, ताकि आप जो है वो उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सको, ठीक है। ये फिर आपने देखना होता है कि इंजरी जो है वो कितना टाइम प्रिवेल करेगी, क्या आपने पीपीएन पे जाना है या एंटर पार न्यूट्रिशन पे जाना है, ठीक है। इसके अलावा आप जो है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स देते हैं उनको, डीएचए ईपीए देते हैं, एंटीऑक्सीडेंट देते हैं, ताकि वो प्रोटेक्ट करें न्यूरॉन्स को, ब्रेन को डैमेज होने से फर्दर प्रिवेंट करें। अच्छा, मैंने आपको दिखाना था इसमें ग्लासगो कोमा स्केल। ये नजर आ रहा है? यस मैम। अच्छा, ये है ग्लासगो कोमा स्केल। इस पे हम डिटरमिन करते हैं सर्टेन पॉइंट्स आपने डिटरमिन किए होते हैं, ये आपने एसजीए में भी किया होगा। आप पॉइंट्स जो है वो उनकी बेस पे क्लासिफिकेशन करते हैं कि कितनी मेल न्यूट्रिशन है कितनी नहीं। तो सेम जो ग्लासगो कोमा स्केल है उसमें सबसे पहले है आई ओपनिंग रिस्पॉन्स। तो उस आई ओपनिंग रिस्पॉन्स में आप जो है वो देखते हैं कि स्पॉन्टेनियस है, मतलब जब जो ही कोई भी चीज जो है वो हुई है और उन्होंने फौरन से ब्लिंकिंग की है और फौरन से रिस्पॉन्स दिया है, वर्बली किसी ने बुलाया है तो उन्होंने रिस्पॉन्स किया है, पेन की वजह से आई ओपन हुए या कोई भी रिस्पॉन्स नहीं हुआ, ठीक है। तो उसकी बेस पे फिर आप 4 3 2 1 जो है वो उन्हें स्कोर करते हो, ठीक है। सेम वर्बल रिस्पॉन्स और मोटर रिस्पॉन्स, और लास्ट में जो है वो आप उनको ऐड कर लेते हो। तो अगर वो ग्लासगो कोमा स्केल का स्कोर 8 और उससे लेस होता है, तो आप उसको कहते हो कि उसको स्वेयर हेड इंजरी है, ठीक है। और अगर उसका जो स्कोर है वो 9 to 12 होते हैं तो आप उसको मॉडरेट, और अगर वो 13 to 15 है तो उसको आप माइल्ड हेड इंजरी जो है वो कैलकुलेट करते हो। और इसी यही आप जो है वो एज एंड जो है वो इंजरी फैक्टर या स्ट्रेस फैक्टर ऐड करते हो, ठीक है। इसकी बेस पे ही आप डिसाइड करते हो कि उसका जो आपको स्ट्रेस फैक्टर है या इंजरी फैक्टर है वो आपको कितना ऐड करना है। क्योंकि जो नॉर्मल इंडिविजुअल में आप फिजिकल एक्टिविटी लेवल की बात करते हो जब आपको टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर निकालना होता है, लेकिन जब ऐसी कोई डिजीज कंडीशन होती है तो उसमें फिर आप इंजरी फैक्टर या स्ट्रेस फैक्टर ऐड करते हो, आप फिर वो फिजिकल एक्टिविटी लेवल नहीं ऐड करते।
अच्छा, अब ये पैथोफिजियो में भी उन्होंने एनर्जी रिक्वायरमेंट हमने क्लोज में वो पढ़ा था कि 100 to 140 या 100 to 120 आपने देना होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी वेरी कर रही है वैल्यू, जिसमें उन्होंने बताया कि कोई रिव्यू था उसमें उन्होंने बताया था कि आपको 75 to 200% जो है वो यूजिंग प्रिडिक्टिव इक्वेशन उन्होंने जो है वो डिसाइड किया था कि आपको एनर्जी इनटेक लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन सर्टेन सिडेटिक्स की वजह से बारबिट्यूरेट्स जैसे होते हैं उनकी वजह से जो है वो डिक्रीज कर जाता है 12 to 32%। तो आप 140% जो है वो अपने रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर की बेस पे जो है वो एनर्जी इनटेक कर सकते हैं। इसी तरह जो आपकी प्रोटीन है वो आप 1.5 से 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे तक जो है वो रेकमेंड कर सकते हैं। अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर पेशेंट कंडीशन कि उसका कितना रिस्पॉन्स है, वो कितना टॉलरेट कर सकता है। लेकिन आपने इसमें ये नहीं देखना होता कि वो कंज्यूम कर रहा है कि नहीं। अगर वो ओरल इंटेक नहीं कर सकता, क्योंकि डिस्फेजिया और ये सब चीजें भी साथ साथ चल रही होती हैं, एस्पिरेशन निमोनिया, तो फिर आप जो है वो इररिस्पेक्टिव कि आप उनको फोर्स करें, क्योंकि वो अगर रिस्पॉन्सिव ही नहीं है, अगर बिल्कुल ही उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं है, वो उनकी इंजरी है, वो कॉन्शियसनेस लेवल ही उनका नहीं है, अनकॉन्शियस हुए हैं, कोमा में है, तो फिर उसकी बेस पे फिर आप जो है वो डायरेक्ट उनको एंटल या पारेंटल की तरफ लेके जाते हैं। और फीजिबल ये होता है कि वो जो आप एनजी लगा रहे हैं वो आप स्टमक में जाने की बजाय आप उसको ड्यूडेनम में या स्मॉल इंटेस्टाइन में प्लेस करें, या परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोस्टोमी करें, पैक जो है वो वाला मेथड यूज करें। या फिर आप देख रहे हैं कि जो इंजरी है वो प्रिवेल करेगी कुछ दिनों तक, हफ्तों तक, तो फिर आप जो है वो पारेंटल न्यूट्रिशन की तरफ जाते हो। इसके बाद आपने उनका यूरिन आउटपुट मॉनिटर करना होता है, उनका फ्लूइड इनटेक मॉनिटर करना होता है, उनके ब्लड यूरिन नाइट्रोजन लेवल मॉनिटर करने होते हैं कि कैटाबॉलिज्म एनहांस तो नहीं कर गया, या वो नॉर्मल की तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन? No, ma'am.